हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2023। सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में डीमोनेटाइजेशन का जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, 500 और 1000 के बैंक नोट को बंद किया था, इस केस में इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया बाय द मेजॉरिटी ऑफ 4:1। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयरली बिकॉज जनताओं को इससे परेशानी हुई, जनताओं को जगह जगह भटकना पड़ा अपने नोट बदलवाने के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन का वो गलत है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को मुसीबतें आई। उसके पीछे का पर्पस हमें देखना चाहिए कि उस डीमोनेटाइजेशन को करने का रीज़न क्या था। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ डीमोनेटाइजे ₹500 एंड ₹1000 बैंक नोट्स इन 4:1 majority. The Supreme Court observed that the demonetization cannot be held invalid merely because some citizens have suffered through hardships. On that decision was taken in the hasty manner, कि जल्दबाजी में वो डिसीजन लिया गया जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई, तो हम इस डिमोनेटाइजेशन को इनवैलिड नहीं बता सकते। नेक्स्ट केस है हमारा राहुल गांधी वर्सेस पुरनेश ईश्वर भाई मोदी 2023। हमें जैसा कि पता है कि राहुल गांधी ने एक स्पीच में मोदी का जो कास्ट है उसके खिलाफ एक डिफेमिंग स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी चोर होते हैं वो उन सभी का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। तो फिर एक जिसके बाद इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था फ्रॉम हिज पोजीशन एज अ एमपी, क्योंकि इनको कन्विक्ट किया गया था इन अ डिफेमेशन केस। और जैसा कि हमको पता है कि डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 एंड 500 जो आईपीसी में डिफाइन किया गया है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर्स है, और इनको मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए पनिश किया गया था। मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए इनको जेल में भेजा गया था, इनको पनिश किया गया था कि 2 साल के लिए, क्योंकि इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स पब्लिक एक्ट में जो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति को आप डिस्क्वालीफाई तब कर सकते हो जब उसको किसी ऑफेंस के लिए 2 साल के लिए पनिश किया गया हो। ठीक है, तो इस केस में उनको 2 साल के लिए ही पनिश किया गया और फिर उसके बाद उनको निकाल दिया गया और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एज फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ एमपी। तो इस केस में ये वाला केस है राहुल गांधी वर्सेस पुरनेश ईश्वर भाई मोदी, इस केस में राहुल गांधी का जो कन्विक्शन है उसको अभी हमारा नेक्स्ट केस है आर्टिकल 370 से रिलेटेड। इस केस का नाम है इन रेफरेंस टू आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दैट टुक अवे द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was constitutionally valid. The court also asked the union government to grant statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible to hold elections in Jammu and Kashmir by September 2024. सुप्रीम कोर्ट में 370 आर्टिकल को जो रिमूव किया गया और वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल की जो पावर थी उसके जगह पे लेजिस्लेशन की जो पावर को इंक्लूड करके जम्मू एंड कश्मीर को हमारे इंडिया का पार्ट बना करके, इंटीग्रल पार्ट बना करके बनाने के बाद जब इसको बनाया गया था तो इसको बहुत लोग चैलेंज कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इस जजमेंट में कि जो एब्रोगेशन है आर्टिकल 370 का वो बहुत ही सही है और उसको अपहेल्ड किया। ओके, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13 क्लॉज बी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जहाँ पर ये ग्राउंड है कि जब भी कोई व्यक्ति म्यूचुअल कंसेंट के लिए डाइवोर्स लेने जाता है तो वहाँ पे 6 से लेके 18 महीने तक का उसको समय दिया जाता है कि वो देख ले रह के साथ में कि उनको साथ में रहना है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा शैलेश वर्सेस वारू श्रीनिवासन के केस में कहा कि यदि इरिट्रेवेबल मैरिज है कि अब पति पत्नी का साथ में रहना ठीक नहीं है, वो अब उनकी कोई आशा नहीं बची है कि वो साथ में रह सकते हैं, तो ये जो 6 से लेके 18 महीने तक का समय जो दिया जाता है उसको वेव कर सकते हैं और विदाउट गिविंग दिस टाइम डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करके इस केस में ये जजमेंट दिया है। आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि
फॉर द कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट में जो उसके सामने पेंडिंग है कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है फॉर ग्रांटिंग कंप्लीट जस्टिस। ओके, तो इरिट्रीवेबल ग्राउंड, मैरिज के ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिल सकता है और 6 से लेकर 18 महीने तक के समय को भी कोर्ट वेव कर सकती है। ओके, हमारा नेक्स्ट केस है डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज द सिविल रिट पिटीशन filed number 324/2020. The Supreme Court issued a lot of direction in this case to the union and the state to ensure that practice of manual scavenging is totally put to an end by strict implementation of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act. ये जो एक्ट है मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, सुप्रीम कोर्ट issued a lot of direction to ensure that practice of manual scavenging is totally put to an end, and the court enhanced the compensation payable for severe deaths to 30 lakhs from the earlier 10 lakh। 10 लाख से 30 लाख की कंपनसेशन भी कर दी गई है इस केस में, इन द केस ऑफ डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Supreme Court in the case of Lakshmi Bai Chandraji B versus State of Karnataka held that the right to choose a life partner is included under the Article 21 of the Indian Constitution. In the case of Gyan Kaur, right to die does not include under Article 21, but in the case of Common Cause versus Union of India, the court held that the right to die with dignity is a fundamental right and passive euthanasia is permissible, active euthanasia is not permissible. Passive euthanasia का मतलब होता है कि जो व्यक्ति डेथ बेड पर है उसका सपोर्ट सिस्टम जिसके थ्रू वो ज़िंदा है उसको हटा लिया जाता है और उससे डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको पैसिव यूथनेशिया कहा जाता है। और एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि उसको कोई दवाई देकर मारा जाता है। तो हमारे इंडिया में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया गया है और एक्टिव यूथनेशिया को मना किया है कोर्ट ने। In the case of Aparna Ajinkya Firodia versus Ajinkya Arun Firodia, the Supreme Court observed that DNA test of children born during the subsistence of a valid marriage may be directed only when there is a sufficient prima facie material to disclose the presumption under Section 112 of the Indian Evidence Act. DNA test of a minor child is not to be directed routinely in a matrimonial dispute. Proof by way of DNA profiling is to be directed in matrimonial disputes involving allegations of infidelity only in matters where there is no other mode of prima facie assertion proving such assertion. Of a court would not be justified in mechanically directing a DNA test of a child in a case where the paternity of a child is not directly in issue but is mechanically collateral to the proceeding. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब किसी मैरिज का डिसोल्यूशन होगा और जब वहाँ पे बात आएगी कि ये बच्चा किसका है, इसकी कस्टडी की बात आएगी, तब ये DNA टेस्ट यदि बच्चे का कराया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तभी अलाउ करेगी कोर्ट जब कोई और चारा नहीं है उसकी पैटर्निटी को प्रूफ करने का, और यहाँ पर सफिशेंट ग्राउंड है कि DNA टेस्ट से ये साबित हो जाएगा कि ये बच्चा माँ का नहीं है या ये बच्चा पिता का नहीं है, ये बच्चा किसी और का है, तो ही सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स अलाउ करेंगी फॉर दी DNA टेस्ट, अदरवाइज नहीं करेंगी डायरेक्ट। सेक्शन 112 बच्चे की लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है कि यदि कोई बच्चा शादी के बाद जन्मा है 280 दिन के अंदर यदि वो बच्चा जन्मा है तो फिर वो बच्चा लेजिटिमेट है, चाहे वो बच्चा किसी और का हो चाहे ना हो। ठीक है, हालांकि ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है, इसको आप रिबट नहीं कर सकते हैं, पर कई केसेस में इसको अलाउ किया गया है बाय अ DNA टेस्ट, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको मैकेनिकली कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता कि हर छोटे मोटे केस में DNA आपने अलाउ कर दिया है, कोई और चारा नहीं है बच्चे की पैटर्निटी को प्रूव करने के लिए, तो ही इसको डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट। हमारा नेक्स्ट केस है Anup Baranwal versus Union of India. A constitution bench of the Supreme Court had ordered that election commissioners will be appointed by the President of India on the advice of a committee consisting of a Prime Minister and leader of the opposition party and the leader of the largest of the opposition party in the Lok Sabha and the Chief Justice of India. Constitution bench of Supreme Court ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट बिल्कुल फेयर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शन है वो हमारी डेमोक्रेसी का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इसमें कोई भी किसी भी तरीके की धोखाधड़ी या किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी एक कंसिस्ट की जाएगी, जिसके मेंबर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर्स एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑफ द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसकी ही राय से इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। ओके। In the case of Supriya versus Union of India, this is the landmark case of in the same-sex marriage. The Constitution Bench of the Honorable Supreme Court of India, by its judgment dated October 17, 2023, has decided to recognize the right of same-sex marriage. All the judges unanimously agreed that there is no absolute right to marriage, and same-sex couple cannot assert it as a fundamental right. The Supreme Court also rejected the challenge to the provisions of the स्पेशल मैरिज एक्ट। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड करने से साफ साफ इनकार कर दिया है, और स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ प्रोविज़न को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि देयर इज़ नो राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन। क्यूअर कपल्स को चाइल्ड अडॉप्शन का राइट नहीं है अंडर द रेगुलेशन 5 क्लॉज 3 ऑफ द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी रेगुलेशन विच bars unmarried individual from adopting is upheld. Queer couples have right to form emotional, mental to sexual relationship drawing from right to privacy, choice and autonomy. However, this doesn't grant the legal status or entitlement to union of marriage. Establishment of high power committee also has been directed under this case, in which the high power committee will recognize all the issues related to the same-sex marriage couples and LGBTQ community, and transgender persons also have the right टू गो टू दी हाई पावर कमिटी, जो कि इनके सारे इश्यूज़ के बारे में डील करेगा और इनके सारे इश्यूज़ को सुलझाएगा। एक हाई पावर कमिटी का गठन किया जाएगा। ओके, thank you guys. If you like this video and understood this section, then please, and cases, all the cases, then please like, share and subscribe to my channel. I would really appreciate every subscribers and every comments. If you want more videos on any other subject, then please guys, comment down below and I'll address all your questions. Thank you. Bye.